भारत का संविधान कब बना? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत क्या कहलाया? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। गणतंत्र की स्थापना यहाँ हुई, यानी कि गणों का तंत्र है। लोग सरकार को चुनेंगे, ऐसी सरकार है जिसको लोग चुनेंगे, और जितने भी भारत के गण है, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उनको मिलकर एक संघ बनेगा, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो चुनाव हुए। चुनाव के बाद उस वक्त जो है आप जानते हैं कांग्रेस का हिसाब किताब था। सब प्रधान चुनाव हुए, कांग्रेस जीतती चली गई, जीतनी भी चाहिए थी क्योंकि कांग्रेस का रोल काफ़ी था उस वक्त। लेकिन समय के साथ साथ वो कांग्रेस जो है बदलती चली गई। कांग्रेस में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार आ गया और नेतागिरी, पैसे कमाने का धंधा बन गया। और आज इस सीमा तक स्थिति आ गई है, जब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है तो कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें करते रहते हैं। अब पहले पहले तो आप देखिए कितने संशोधन हुए। 42वां संशोधन जो सबसे बड़ा संशोधन था, उस वक्त तो इमरजेंसी थी, उस वक्त तो संसद ही नहीं थी, तो उस तरह से पारित हो गया और कानून बन गए और भारत के लिए मौलिक ड्यूटियाँ इत्यादि शामिल कर दी गई। तो ठीक है, अच्छी बात है, किया है। और सब कहते भी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान रखा गया है कि जो कानून पुराने हो जाते हैं समय के साथ साथ उनको बदलने की बात की गई है। अब जो 1976 के ही कानून में ये हो गया कि डिलिमिटेशन को रोक दिया गया। डिलिमिटेशन परिसीमन तो पॉपुलेशन के अनुसार होगा। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये पता नहीं होगा कि भाई देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी? अब 55 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी उस वक़्त, वो जो है आज 142 करोड़ पर पहुंच गई, 143 करोड़। अब 143 करोड़ों के लिए जो 55 करोड़ के लिए जो रेशियो थी वो तो बदलनी थी और परिसीमन होना था। मैंने कभी कुछ रोज़ पहले सबसे बात की थी कि जो जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात आई थी, ठीक है 2023 में सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी। उसमें एक शर्त थी कि ये तब तक रोक के रखा जाएगा जब तक कि नई जनगणना नहीं होगी। परिसीमन की बात भी थी, उसमें शामिल थी, लेकिन जनगणना का मुख्य था। जब जनगणना हो जाएगी, जनगणना के आधार पर ही जो है आरक्षण लागू होगा। ये उसमें बात, एक शर्त थी उसमें, और उसको लागू तो किया जा सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन शर्त थी कि भाई ये तभी लागू होगा जब जनगणना। अब देखिए आपने कोरोना आया, ऐसी स्थितियाँ बनी कि जनगणना नहीं हो सकी। अब जनगणना हो रही है। अब जनगणना हुई, जनगणना के आंकड़े आते 2027 भी हो जाएगा, तो ये 2029 में जो है इसका आरक्षण लागू नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात की तो इसको जो है लाया गया, आनन फानन में लाया गया, ये मानता हूँ। मेरा इस बात से भी कोई वो नहीं है कि भाई ये ठीक है या गलत है, लेकिन मैं इसका मानता हूँ कि तुरंत लाना शायद तमिलनाडु और बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए लाया गया है, ये हम मानते हैं। मैं मोदी जी के राष्ट्र के नाम को संबोधन को भी सही नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देश जो है राष्ट्रभक्तों के कारण ही जीवित है। जो राष्ट्रभक्ति जिनमें नहीं है उनके कारण ये जीवित नहीं है। अब अन्न फन में लाने का कारण ये हम मान सकते हैं कि ये अवश्य ही बंगाल इलेक्शन होंगे, बंगाल का चुनाव होगा। और तमिलनाडु में तो आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में भी सत्ता बदलने की स्थिति में पैदा हो रही है। शायद AIADMK अलायंस जो है वो सत्ता प्राप्त कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात बंगाल की थी। बंगाल की स्थिति ये थी कि बंगाल में ममता बनर्जी अब चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में है। ममता बनर्जी को मैं अच्छी नेत्री मानता हूँ, बहुत बढ़िया नेत्री मानता हूँ। जब ममता बनर्जी कांग्रेस में भी, तब भी फायर ब्रांड लीडर थी, युवा महिला थी, बहुत तेज़ तरार थी, हिंदी बोलती थी, बंगला बोलती थी, इसके अलावा आपके इंग्लिश में बहुत फराटेदार बात करती थी, तो अच्छा था। आज भी महिला
ममता जो है बहुत सिंपल सादे कपड़े में रहती है, चप्पल जलती है, अच्छी स्थिति में। जयललिता की तरह नहीं है। जयललिता जो है बहुत ज़्यादा दिखावा करती थी, बहुत शान और शौकत से रहती थी। ममता बहुत सादे से रहती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बंगाल में जिस तरह से जो बंगला रिफ्यूजीज है, जो बाहर से आए हुए हैं, इंट्रूडर्स है, जो अंदर आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक खतरे का विषय है। अब तुष्टीकरण की राजनीति पर ममता आ गई है। ममता का बहुत मुख्य कारण ये था कि अगर तुष्टीकरण करती है तभी जाके वो जो है सत्ता में रह सकती है, क्योंकि कम्युनिस्टों को बाहर निकालने में भी यही तुष्टीकरण काम आया था, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है उनके साथ चले गए थे। आज अब बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी तो बड़ी अचीवमेंट है बंगाल में, बीजेपी तो कहीं थी ही नहीं। अब अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2026 में, उससे पहले 2021 में हुआ था। 2021 से पहले 2016 में हुआ तो 2-3 सीटें थी। 2-3 सीटें से 80 सीटों तक पहुंचना एक उनकी बहुत बड़ा कारनामा था। और वो तो जब सत्ता में भाजपा आई दिल्ली में, उसी के फलस्वरूप, मोदी जी के फलस्वरूप, हिंदू जो जागरण मंच था, हिंदू था, आरएसएस था, विश्व हिंदू परिषद थी, या अन्य हिंदू लोग थे, उनमें जागरूकता आई और जागने लगे। हिंदू तो सोया हुआ है, आज भी सोया हुआ है और बहुत समय से सोया ही रहेगा, क्योंकि हिंदुओं को अपनी चिंता नहीं है। हिंदू क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। हिंदू का अपना जो है हर जगह अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा होती है और 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर है। तो इस तरह से जो हर क्षेत्र के अपने अपने देवी देवता है, तो कोई एक देवता को मानते नहीं। ये तो राम भगवान की एक ऐसी मानी जाएगी कि उनकी भक्ति से जो अयोध्या का चमत्कार हुआ कि राम भगवान के साथ जुड़ने लगे। यहाँ तो जब दीपावली भी होती है, दीपावली आमतौर पर अयोध्या में राम जी के लौटने की, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद मनाई जाती थी और दीप जलाए गए थे, तो ऐसे ही दीप जलाए जाते हैं। दीपावली आमतौर पर ये दशहरे के बाद 20 दिन के बाद ये त्यौहार आता है, तो आमतौर पर राम के लिए समर्पित है। लेकिन लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, और लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो लोगों में जो है ये धारणा रहती है कि लक्ष्मी के पूजन के बाद जो है आमतौर पर जो है राम के बारे में बात नहीं करते। तो आमतौर पर जो है हम ये मानते हैं कि